गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस जालोर। आज का अपना जो लेक्चर है वो सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को लेके है, जिसका नाम है मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस जनरली जो है इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका डायग्राम पढ़ा था हमने, उसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी और साथ ही साथ हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स पढ़े थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल कौन कौन से होते हैं। इन सब के साथ आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जब कोई नॉर्मल चीज़ जो है वो मॉडिफाइड होकर के किसी रूप को ले लेती है। फॉर एग्जांपल कोई आयरन शीट है और वो आयरन शीट मॉडिफाइड होकर कार बन जाती है या मॉडिफाइड होकर के कोई स्ट्रक्चर ले लेती है, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन। तो अब हम यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन बताते हैं। देखो, कई तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे। जैसे मॉडिफिकेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन आता है उसका नाम है फूड वैक्यूम। फूड वैक्यूम फर्स्ट नंबर का जो मॉडिफिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का मतलब है कि खाना खाने के लिए जो वैक्यूल तैयार होती है उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर ये है अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, तो किस टाइप से इनके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, देखिए फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इसको अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाना खाना है और वो फूड को इंट्रा सेलुलर लेके जा रहा है, फॉर एग्जांपल कि जैसे ये सेल है और इस सेल के जस्ट बाहर यहाँ पर भोजन पड़ा है। जैसे मान लो हम इस पूरे डायग्राम को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर, ठीक है। अब इस सेल के ठीक बाहर मान लो यहाँ पर फूड पड़ा है, ये है फूड, और सेल को ये फूड जो है वो एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, सेल को ये फूड जो है वो एब्जॉर्ब करना। अब ऐसी स्थिति में सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाइड करती है, यानी यहाँ से अपने आप को इस टाइप से फोल्ड बना देती है, ऐसे फोल्ड बना देगी इस टाइप से, ये फोल्ड बना दिए। तो अब ये जो फोल्ड बना है इसी फोल्ड को हम किस नाम से जानते हैं, इसी फोल्ड को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इनका नाम हो जाएगा फूड वैक्यूल। इसको हम हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। हिंदी में इस फूड वैक्यूल को हम किस नाम से जानते हैं, रिक्तिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये फूड वैक्यूल है, ये रिक्तिका है, और ये जो फूड वैक्यूल है ये बाहर से किसी भी तरह की फूड को जो है वो एब्जॉर्ब करती है, इनटेक करती है, बॉडी के अंदर लेके जाती है और उसके बाद में अपना फीड इंट्रासेलुलर डाइजेशन कंप्लीट करती है। फूड वैक्यूल का मतलब है कि वो फूड को जो है सेल के अंदर लेके जाएगी और सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो एंजाइम छोड़ेंगे और उसके बाद में उसका डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब अंतर कोशिकीय पाचन, अंतर कोशिकीय पाचन। इस टाइप की कंडीशन जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड वैक्यूल बनाती है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा जो है भोजन करने के लिए क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल। इसके अलावा फूड वैक्यूल अपने को देखने को मिलेगी पैरामीशियम में, पैरामीशियम में भी सेम ऐसी स्टेज आती है। अब फूड वैक्यूल सिर्फ फूड को ही एब्जॉर्ब करने में काम नहीं आती, बल्कि हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी है वो डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया को भी इसी तरह से एनगल्फ करती है, यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर भी ये वैक्यूल बनती है। उसको हम फूड वैक्यूल नहीं कह सकते, उसको हम नॉर्मली वैक्यूल कह सकते हैं। फेगोसिटिक प्रोसेस होती है, फेगोसाइटोसिस करते हैं डब्ल्यूबीसी में। जैसे ये डब्ल्यूबीसी है जिसका नाम है मान लो न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट, तो जब भी इसको खाना खाना होता है तो या मतलब बैक्टीरिया को ब्लड में किसी इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया को फीड करना होता है, तो ये इस टाइप से अमीबॉइड शेप ले लेती है, अमीबा की तरह बन जाती है और उसके बाद में यहाँ पर बनती है फूड वैक्यूल। इधर इसके अंदर यहाँ पर फूड वैक्यूल बनती है और उसके दृश में बाहर से जितना भी बैक्टीरिया है जो ब्लड के अंदर होता है उन बैक्टीरिया को ये फीड अप कर लेती है, उन बैक्टीरिया को ये एनगल्फ कर लेती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला मॉडिफिकेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है,
तो इसको हम, इस पूरी प्रोसेस को हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या चीज़ है, एक प्रकार से मॉडिफिकेशन है, और ये मॉडिफिकेशन जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको एक फूड वैक्यूल नजर आ रही है। जैसे इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में गोल्जी बॉडी जो है वो गोल्जी बॉडी जो है वो एक पार्टिकल्स को लेके जा रही है। देखो ये वाले पार्टिकल्स है, इनको कहते हैं फूड पार्टिकल्स, और ये फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ से अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, ये फूड पार्टिकल्स यहाँ से अंदर की ओर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। प्रोसेस का नाम एंडोसाइटोसिस है, लेकिन जो बनी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। तो ये एक डायग्राम है जो आपको इलुस्ट्रेट कर रहा है कि फूड वैक्यूल कैसे बनती है। इसी प्रकार एक और डायग्राम है जिसमें फूड वैक्यूल आपको दिखाई दे रही है, वो इस टाइप से। इसको हम, इस डायग्राम को चेंज करते हैं। एक डायग्राम है जिसमें आपको फूड वैक्यूल देखने को मिलेगी, इसी डायग्राम में आपको देखने को मिलेगी। देखो इधर इस डायग्राम में आपको ढंग से दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको इस टाइप से जो है, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। ये वैक्यूल बाहर से लिक्विड मटेरियल को लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, और इसी वैक्यूल में ये जो रेड कलर का जो पार्टिकल्स है जिसको हम सॉलिड पार्टिकल्स कहते हैं, ये रेड कलर के सॉलिड पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये सॉलिड फूड अंदर जा रहा है और यहाँ पर जो है लिक्विड फूड अंदर जा रहा है। फूड वैक्यूल का काम क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना, फूड को इनटेक करना। अगर फूड इनटेक सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड चीज अंदर जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, यहाँ से अगर कोई चीज अंदर जा रही है और वो ठोस है तो इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और अगर कोई लिक्विड चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा फूड वैक्यूल बना के एब्जॉर्ब की जा रही है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो पहला जो मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको हमने क्या नाम दिया, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के बाद सेकंड नंबर पे आता है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला की अगर बात करें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पक्षमाप और कशाप, पक्षमाप और कशाप, ये हिंदी नाम है इनके, सीलिया फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। दोनों को हम किस नाम से जानते हैं, चलने वाले ऑर्गन्स, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन। तो बोथ आर लोकोमोटरी ऑर्गन, गतिशील अंग है, बॉडी के चलने वाले अंग होते हैं। ठीक है, दोनों ही जो है गमनांग होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन। दोनों के अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है, किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाओं का 9+2 अरेंजमेंट इन दोनों में पाए जाते हैं। यानी अगर हम, जैसे मान लो ये अपने पास सीलिया है और ये फ्लैजिला है, इन दोनों का अगर हम इसका गोल सेक्शन देखें, ये जिसका गोल भाग है, ठीक है, और इन दोनों का अगर हम गोल सेक्शन देखें तो ये जो गोल सेक्शन है उसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से दिखेगा कि साइड के अंदर तो माइक्रोट्यूबुल्स आपको दिखेगी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। साइड में तो कितनी माइक्रोट्यूबुल दिखती है, 9, और सेंटर के अंदर माइक्रोट्यूबुल देखने को मिलेगी 2। इसको हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट। तो 9+2 अरेंजमेंट का मतलब है कि माइक्रोट्यूबुल जो सूक्ष्म नलिका है वो इसके सीलिया फ्लैजिला दोनों में, पेरीफेरी में तो है टोटल जो है टोटल कितनी है 9, और सेंटर में जो है वो कितनी होती है 2। इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स का 9+2 अरेंजमेंट। सीलिया फ्लैजिला दोनों ही लोकोमोटरी ऑर्गन है, दोनों को सेल के जो है मोटिलिटी में मदद करने वाले ऑर्गन्स हैं। दोनों की लोकेशन, दोनों की अकरेंस अलग अलग हो सकती है, बट दोनों का काम क्या है, लोकोमोशन। ये भी एक माइक्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन है। अगर हम सीलिया की बात करें तो सीलिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सीलिया आपको देखने को मिलेगा पैरामीशियम में। एक पानी वाला जीव है, फ्रेश वाटर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम पैरामीशियम कहते हैं। उसकी बॉडी के चारों ओर आपको सीलिया देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल्स एक डायग्राम्स की अगर बात करते हैं तो एक डायग्राम है अपने पास, ये देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो है पैरामीशियम। ठीक है, तो ये पैरामीशियम के अंदर आपको
सीलिया देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो सीलिया आपको पैरामीशियम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये किसका है, पैरामीशियम का है, और इसके अंदर आपको चारों ओर से इस टाइप से सीलिया देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सीलिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो सीलिया है वो आपको ह्यूमन के अंदर बहुत सारी सेल्स के देखने को मिलेगा। ह्यूमन के अंदर एक सेल होती है जिसको कहते हैं एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, उपकला कोशिका। इस एपिथेलियल सेल के ऊपर भी सीलिया होते, लेकिन सभी एपिथेलियल सेल में नहीं होती, पर्टिकुलर एपिथेलियल सेल, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब की सेल, आपकी जो फैलोपियन नलिका होती है, फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब, उसके अंदर सीलिया देखने को मिलेंगे जो एग को मूव करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन मेल के अंदर वास्ट डिफरेंस है, यानी शुक्र वाहिनी, उसके अंदर भी आपको पक्षमाप देखने को मिलते हैं जो स्पर्म सेल को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो सीलिया ह्यूमन बॉडी में फैलोपियन ट्यूब और वास्ट डिफरेंस, इन दो जगह पर स्पेशली पाए जाते हैं। इसके अलावा सीलिया आपको जो है किडनी में, ट्रेकिया में, जो इंटरनल ईयर है वहाँ पर भी आपको स्टीरियोसीलिया जिसको हम कहते हैं देखने को मिलते हैं। सीलिया के बाद दूसरा सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो आता है फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला की अगर बात करें तो फ्लैजिला अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, फ्लैजिला ह्यूमन बॉडी के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा स्पर्म सेल में। हमारी बॉडी में जो शुक्राणु होते हैं उसमें फ्लैजिला है जो शुक्राणुओं को फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट में मदद करता है। जनरली स्पर्म सेल जो है उसका मूवमेंट हमारी बॉडी में यानी मेल बॉडी में तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा या सिलियरी मूवमेंट्स के द्वारा ही होता है। हमारे जब तक स्पर्म मेल बॉडी में होते हैं तब तक वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, जो कि मस्कुलर मूवमेंट्स है, या किसी तरह से जो है फ्लैजिलर मूवमेंट, जो सिलियरी मूवमेंट्स है, जो वास्ट डिफरेंस, उनके द्वारा स्पर्म का मूवमेंट कराते हैं हमारी बॉडी में। जब स्पर्म फीमेल बॉडी में चले जाते हैं आफ्टर इंसेमिनेशन, जब वो बॉडी में वेजाइना में चले जाते हैं, तब उनके खुद के फ्लैजिला का मूवमेंट कहाँ स्टार्ट होगा, उनकी फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में फ्लैजिला स्पर्म में होते हैं। इसके अलावा फ्लैजिला अपने को बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे। कई बैक्टीरिया हैं जिसमें फ्लैजिला के आधार पर हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस। इसके अलावा फ्लैजिला अपने को एल्गी में देखने को मिलते हैं। एल्गी जितने भी होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स के जू स्पोर्स है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, यूग्लिना, उन सभी में आपको फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। सिलिया फ्लैजिला एक सेल का लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपना टॉपिक है सिर्फ मॉडिफिकेशंस को लेके। उसके बाद सिलिया फ्लैजिला के बाद थर्ड नंबर का जो मॉडिफिकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आता है वो आता है रिसेप्टर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक रिसेप्टर बनाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर और सेल सरफेस वाले रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, जैसे हम एक सेल का डायग्राम बनाते हैं, ये हमने एक सेल बनाई, और इस सेल के अंदर ये हमने एक सेल बनाई, और इस सेल के अंदर यहाँ पर हम रिसेप्टर बनाते हैं। कुछ रिसेप्टर तो सेल के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स इधर होते हैं, मान लो यहाँ पर पाए जाते हैं, इधर की ओर। तो जो रिसेप्टर सेल की सरफेस पे होते हैं उनको कहते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। ये है सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर उनके लिए होते हैं जो बाहर से सिग्नल आ रहे हैं और वो सिग्नल प्रोटीन बेस्ड होते हैं। अगर कोई सिग्नल प्रोटीन बेस्ड है, यानी बाहर से ऐसा कोई सिग्नल सेल के पास आ रहा है जो प्रोटीन बेस्ड है, तो ऑब्वियसली ऊपर से जो सिग्नल आ रहा है या ऊपर से जो लिगेंड आ रहा है वो प्रोटीन बेस्ड है। और प्रोटीन कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड। इसका मतलब ये है कि एक तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है फॉस्फोलिपिड लिपिड स्ट्रक्चर, और एक तरफ जो सिग्नल आ रहा है वो है प्रोटीन यानी वाटर सॉल्युबल। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटीन वाले जो सिग्नल्स होते हैं वाटर सॉल्युबल होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि उनके लिए सेल सरफेस रिसेप्टर पाए जाते हैं जो उनको यहीं से पकड़ते हैं। ये सेल सरफेस रिसेप्टर यहाँ पर जुड़ता है और उसके बाद में सिग्नल अंदर ले गए, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे।
अब अगर मान लो सेल में रिसेप्टर जो है वो बाहर नहीं होकर के अंदर है, मान लो ये सेल ये नहीं है, दूसरी सेल एक और अपने पास सेल है और उसके अंदर रिसेप्टर मान लो बाहर नहीं होकर के अंदर है, ठीक है, जिसको हम इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। ये जो रिसेप्टर है फॉर एग्जांपल्स कि अगर सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर है तो फिर ये रिसेप्टर क्या करेंगे, ये रिसेप्टर जो लिपिड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो बाहर से कोई ऐसा सिग्नल आ रहा है जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लो कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ गया या लिपिड बेस्ड अदर कोई हार्मोन आ गए, वो हार्मोन तो वो फिर क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधा इस सिग्नल से जुड़ेंगे और उसके बाद में मैसेज को आगे से आगे बढ़ाएंगे। यानी किसी भी सेल में दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक सेल सरफेस रिसेप्टर जिसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं, जैसे जी कपल रिसेप्टर होता है, आयन चैनल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्टिवेट एंजाइम वाले जो रिसेप्टर होते हैं ये सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको कहते हैं इंट्रासेलुलर, जो ज्यादातर लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस टाइप के रिसेप्टर। हम एक डायग्राम से समझते हैं, हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर रिसेप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। देखो ये जो डायग्राम है इसके अंदर रिसेप्टर आपको दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर जो रिसेप्टर है इसका नाम है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, मतलब इसमें रिसेप्टर के साथ साथ एंडोसाइटोसिस को बताया है। साइंटिस्ट का कहना ये है कि जब भी एंडोसाइटोसिस होगा एंड व्हेन एनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन try to intake some food particles from outside, then plasma membrane get modified into a particular caveoli and it is called food vacuole, and this food vacuole contain number of receptors which is called surface receptor, ठीक है। तो ये number of receptors which are called surface receptor, तो ये जितने भी receptors है ये इन मॉलिक्यूल को कैच करेंगे, इन मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे और उसके बाद में अंदर लेके जाएंगे। तो रिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल को ही लेके नहीं जाते बल्कि फूड पार्टिकल्स के टाइम में भी रिसेप्टर बन रहे हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है, हमने तीसरा मॉडिफिकेशन पढ़ा रिसेप्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होता है माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जिसको हम कहते हैं सूक्ष्मांकुर, ठीक है। माइक्रोविलाई का मतलब होता है सूक्ष्मांकुर, इसको हम कहते हैं माइक्रो विलय या सूक्ष्मांकुर, ठीक है। तो सूक्ष्मांकुर क्या चीज होती है, देखो जैसे मान लो ये सेल क्या ये मान लो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हमने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस टाइप से मॉडिफाइड होकर के इस प्रकार से बन जाती है, अंगुली नुमा संरचना बनाती है, अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रो विलय, सूक्ष्मांकुर। और ये माइक्रो विलय क्या करती है, ये सरफेस को इंक्रीज करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड या वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक प्रकार से जो है सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ता है, और इसी सरफेस एरिया को बढ़ाने के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तैयार होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई इज व्हाट, माइक्रोविलाई एक ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो एक प्रकार से देखा जाए तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा मॉडिफाइड होता है, और ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा मॉडिफाइड होकर के एक इस प्रकार से बन जाता है कि जो है रिसेप्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एक डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस डायग्राम में देखो ये अपने पास पहला डायग्राम है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन। अब इस इंटेस्टाइन का एक छोटा सा भाग जो है जूम किया, जैसे इंटेस्टाइन का ये भाग हमने जूम किया, जब इस भाग को जूम किया तो अब आपको इंटेस्टाइन के अंदर एक ट्यूब दिख रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये एक ट्यूब है, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे इस टाइप से फोल्ड देखने को मिल रहे हैं। ये जो फोल्ड है, इन्हीं फोल्ड को, एक फोल्ड को हमने जूम किया, जब इस फोल्ड को जूम किया तो हमें पता चला कि देखो ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है, और इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रोविलाई। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है जो चारों तरफ इस टाइप से होगी, इसको हम कहते हैं प्लिका, इसको हम कहते हैं प्लिका सर्कुलेरिस, ठीक है, प्लिका सर्कुलेरिस के नाम से जानते हैं। अब इसमें से प्लिका सर्कुलेरिस में जो आपको विलाई दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इनको कहते हैं विलाई, इट इज नॉट माइक्रोविलाई, इट इज विलाई, ठीक है। अब इस विलाई में से एक विलाई को हमने जूम किया तो अब आपको एक क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन दिख रही है जिसके अंदर आपको एक छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर दिख रही है इस प्रकार से, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इनका नाम क्या है, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स है जो अपने को देखने को मिलते हैं इसके अंदर,
अब जब आप माइक्रोविलाई को ढंग से देखोगे तो माइक्रोविलाई आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इन स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या चीज है? ये एक प्रकार से देखा जाए तो किसी भी इंटेस्टाइन में या किडनी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन बन जाती है। जनरली इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन 10 से 12 लीटर फूड जो वाटर है या फ्लूइड है उसको पर डे इंक्रीज करते हैं। जैसे सलाइवा है, बाइल जूस है, पेनक्रेटिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, ये सारे जूस बॉडी के अंदर कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? इधर से। तो माइक्रोविलाई एक प्रकार से एक बड़ी स्ट्रक्चर से जो यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। माइक्रोविलाई के बाद में 5 नंबर का जो मॉडिफिकेशन है जो इसके अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं लोमासोम्स एंड लेमिलोसोम्स। लोमासोम्स एंड लेमिलोसोम्स। लोमासोम्स क्या चीज है और लेमिलोसोम्स क्या चीज है? तो देखिए, लोमासोम जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फंजाई में पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बनती है और इसका मेन काम है कनेक्शन करना। इसके अलावा सेल वॉल का एक्सटेंशन और फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन और प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, तो फंजाई में सेल वॉल को बनाने के लिए और उसको एक्सटेंड करने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको लोमासोम्स कहते हैं। जनरली इसमें होते हैं फंजाई में। वही लेमिलोसोम्स की बात करें तो लेमिलोसोम जो है वो प्लांट में पाई जाती है। ये एक इस टाइप की बॉडी है जो आपको देखने को मिलेगी प्लांट में। फॉर एग्जाम्पल्स एक डायग्राम से बताते हैं। ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको लेमिलोसोम्स जो है वो कहाँ देखने को मिल रही है? ये लेमिलोसोम्स है, ये वाली। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? लेमिलोसोम। तो ये है लेमिलोसोम्स जो यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये लेमिलोसोम जो है, ये लेमिलोसोम्स जनरली एब्जॉर्प्शन में, सिक्रेशन में काम आती है। किस में काम आती है? सिक्रेशन में। तो फूड के सिक्रेशन में जो वेस्ट मटेरियल जो भी है उसके सिक्रेशन में जो चीज मदद करती है उसको हम क्या कहते हैं? लेमिलोसोम्स। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 5 नंबर का मॉडिफिकेशन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लेमिलोसोम्स। तो इस तरह से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई मॉडिफिकेशन पढ़े। ठीक है, इन सब के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और मॉडिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, तो 6 नंबर का जो मॉडिफिकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आता है उसको हम कहते हैं मीजोसोम्स। और मीजोसोम आपको पता ही है कि मीजोसोम किस में मदद करता है। तो देखो, सबसे पहली चीज मीजोसोम की अकरेंस। मीजोसोम आपको हमेशा देखने को मिलेगा बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया में ये क्या काम करते हैं? तो देखो, बैक्टीरिया में इसका पहला काम है एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता ही है कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर एक दूसरी बॉडी पाई जाती है जिसका नाम है मीजोसोम। ठीक है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इसके अलावा मीजोसोम क्या करते हैं? तो इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। रिप्रोडक्शन में मदद करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके अलावा भी मीजोसोम बहुत सारे काम करते हैं। किसी भी प्लाज्मा, जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मॉडिफाइड होकर के इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है तो इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? मीजोसोम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस पढ़े। ठीक है, ये सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन थे, जैसे कि सीलिया बनाना, फ्लैजिला बनाना, मीजोसोम बनाना, फूड वैक्यूल बनाना, रिसेप्टर्स बनाना, इसके अलावा भी लोकोमोटरी ऑर्गन जैसे कि सूडोपोडिया बनाना। ठीक है, तो मीजोसोम के बाद 7 नंबर पे जो है वो सूडोपोडिया की अगर बात करें तो सूडोपोडिया भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अमीबा के अंदर चलने के लिए जो एक आभासी पैर पाए जाते हैं, एक फॉल्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे अमीबा है तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इस स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानते हैं? सूडोपोडिया। और ये जो सूडोपोडिया है ये अमीबा में चलने के लिए काम आते हैं और ये भी किसका मॉडिफिकेशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इस तरीके से आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया। अब मेरे YouTube पे डेली लेक्चर्स अपलोड होंगे। अब मैं YouTube पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन जो है 11th के लेक्चर पोस्ट करूंगा और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन जो है 12th के लेक्चर पोस्ट करूंगा। अब मेरे यूट्यूब पे जो है डेली लेक्चर पोस्ट होंगे। पहले की तरह मैं गैप नहीं रखूंगा कि आज सोमवार को नहीं बनाया,
पहले मैं हर संडे को या कभी अपनी इच्छा से जो है लेक्चर पोस्ट करता था, और अब अपने यूट्यूब को आपको पर डे कोई न पर्टिकुलर एक टॉपिक पे सिक्वेंशियली जो है मेरा लेक्चर आपको अवेलेबल मिलेगा। इसलिए आज मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस के बारे में लेक्चर बताया। कल का लेक्चर्स मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को लेके होगा, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंटरसेलुलर जंक्शंस के बारे में। ठीक है।